हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो वर्क ट्रांसफर था उसके टॉपिक को डील किया था और डिफरेंट केसेस में हमने जो वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है वो देखा था। साथ ही साथ हमने जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हमको केयर करनी चाहिए वो सारी मैंने आपको बताई थी और हमने फ्री एक्सपांशन का टॉपिक भी डील किया था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट ट्रांसफर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो व्हाट इज हीट? तो हीट को डिफाइन किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड between two bodies or a system and surrounding by virtue of temperature difference. सो हीट ट्रांसफर का सिंपल जो डेफिनेशन है, हीट का जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, कह रहा है कि यहां पर हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का प्रकार है जो कि ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर होती है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो यहां पर ऐसी कोई भी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होगी उसको कहा जाता है हीट। ओके, यहां पर हमको हीट की जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब कोई एनर्जी ट्रांसफर होगा उस एनर्जी ट्रांसफर को हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो जो हीट जब हम बात करते हैं तो हीट से हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं एज अ हीट ट्रांसफर। अब ये क्या है, देखिए हीट किसी सब्सटेंस में या किसी भी सिस्टम में कितनी है इसका पता कैसे चलेगा। सपोज आपके पास कोई एक हॉट पोटैटो है, ठीक है, तो अगर आप उसको टच करते हो तो उस पोटैटो से जो हीट है वो आपके हाथ में आती है। सो अगर मैं इस सिचुएशन को पिक्चराइज करूं, सो लेट अस से दिस इज आवर पोटैटो। ठीक है, इसका कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। जब इसको आपने टच किया तो उस समय इस पोटैटो से हीट निकली और आपके हाथों में गई। ठीक है, अब ये हीट क्यों ऐसे गई होगी? क्योंकि उस केस में टेम्परेचर ऑफ पोटैटो TP एंड टेम्परेचर ऑफ योर हैंड, इसके बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस था, यानी कि TP वाज ग्रेटर देन TH। ओके, ये था, तो हीट जो है वो हाथ की तरफ फ्लो हुई, तब मुझे हीट का पता चला। यानी कि यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो हीट है दैट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना, ट्रांसफर फिनोमिना है। यानी कि हीट का पता सिर्फ तब चलता है जब हीट किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। तो जैसा कि मैंने देखा था वर्क के बारे में कि वर्क भी एक तरीके का ट्रांसफर फिनोमिना है, जब तक वर्क सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है तब तक के वर्क ट्रांसफर पता नहीं चलता है, वर्क का पता नहीं चलता है। सिमिलर मैनर में जो हीट भी है दैट इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना एंड अ ट्रांसफर फिनोमिना। जब तक के वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी तब तक के हीट का पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहां पर अब हम हीट के लिए कुछ साइन कन्वेंशंस देखेंगे, जैसा कि दो तरीके हो सकते हैं। लेट अस से T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब यहां दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड सेकंड हो सकता है T2 इज ग्रेटर देन T1। अब हम जानते हैं कि जो हीट है वो कभी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच फ्लो होगी। ये कहां से पता चलता है? मैंने डिस्कस कर चुका है पहले के वीडियोस में, दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जो हीट है उसका डायरेक्शन होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ठीक है, सो फर्स्ट केस में देख रहा हूं मैं T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहां से जो हीट है वो सराउंडिंग की तरफ जाएगी, यानी सिस्टम की जो हीट है वो जाएगी सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि सिस्टम से जो हीट है वो रिमूव हो रही है, यहां हो रहा है हीट रिमूव। ओके, हीट रिमूव हो रहा है। सेकेंड केस जो मैंने बोला दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 और
सिस्टम का टेम्परेचर T1, उसमें T2 बड़ा है T1 से, तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट आएगी, यानी कि अब हीट आएगी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो यहां मैं बोल सकता हूं हीट इज बीइंग एडेड, हीट इज बीइंग एडेड, हीट ऐड हो रही है। ठीक है, तो जब हीट रिमूव होती है तो कभी भी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज। यहां पर हीट ऐड हो रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। ओके, तो अब हमको यहां पर हीट ट्रांसफर के लिए भी एक साइन कन्वेंशन मिल जाएगा। दैट इज, अगर सिस्टम से हीट रिमूव हो रही हो, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, उस केस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा उसको मैं लूंगा निगेटिव, निगेटिव लूंगा। यहां पर जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर, उसको मैं लूंगा अब निगेटिव। ठीक है, सिमिलरली जब हीट ऐड हो रही होगी सिस्टम में, उस केस में मैं हीट ट्रांसफर लूंगा पॉजिटिव। तो इस केस में जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो व्हेन हीट इज बीइंग एडेड इन द सिस्टम, हीट ट्रांसफर इज पॉजिटिव। व्हेन हीट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट ट्रांसफर इज टेकन एज नेगेटिव। सो अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क ट्रांसफर के फॉर्मूले हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किए हैं, उसको डिस्कस भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वहां वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको वर्क का फॉर्मूला जो है, वर्क ट्रांसफर का जो रिलेशनशिप है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सिस्टम बाउंड्री से कोई भी हीट क्रॉस नहीं हो रही होती, देयर इज नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। सो एडियाबैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज a process where there is no heat transfer across the system boundary। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो है वो दो तरीके से एडियाबैटिक हो सकता है। फर्स्ट तरीका ये हो सकता है कि जो सिस्टम है वो वेल इंसुलेटेड है, बहुत अच्छे से उसको इंसुलेट किया गया है, यानी कि कोई भी जो हीट है सिस्टम की वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस केस में दैट इज केस ऑफ परफेक्ट इंसुलेशन। परफेक्ट इंसुलेशन अगर यहां पर है तो इस केस में हो सकता है कि यहां पर कोई भी हीट जो है सिस्टम से, ठीक है, सिस्टम से कोई भी हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही होगी। ठीक है, सो Q दैट इज हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ परफेक्ट इंसुलेशन। या फिर अगर थोड़ा बहुत हीट लॉस हो भी रहा है तो वो इतना स्मॉल है कि उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं और उस पर्टिकुलर इंसुलेशन को मैं परफेक्ट इंसुलेशन मान सकता हूं। ठीक है, सो ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा एडियाबैटिक सिस्टम, और ये जो प्रोसेस हो रहा होगा दैट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है या एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है? इस सवाल का हम जवाब खोजते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम के हीट कंटेंट के कारण उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल यह है कि यहां हीट ट्रांसफर 0 है, यानी कि सिस्टम से बाहर भी कोई हीट नहीं जा सकता, ना बाहर से यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम में भी कोई हीट नहीं आ सकता। ठीक है, कि सपोज मैं सिस्टम को 1 बोलूं, सराउंडिंग को 2 बोलूं, सो Q1 to 2 इज ऑल्सो 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, एंड Q21 इज ऑल्सो 0। दोनों में से कोई किसी भी केस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आ रहा है, ना हीट रिजेक्ट हो रहा है, ना ही हीट ऐड हो रहा है। सच एन प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर सवाल फिर से वही कि क्या टेम्परेचर इसका चेंज होगा, क्योंकि यहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो क्या सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा? तो इसका आंसर होगा यस, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो 0 है, लेकिन यहां वर्क ट्रांसफर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहां पर वर्क ट्रांसफर 0 हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, वर्क ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, सिस्टम एडियाबैटिक हो और प्रोसेस एडियाबैटिक हो फिर भी वर्क होता है। हम जानते हैं फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस जो वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है दैट इज W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां पर किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमको वर्क डन पता है, वर्क डन होगा। तो वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है,
तो अगर किसी एडियाबैटिक सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा होगा तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर तो वहां जीरो होगा, लेकिन ये जो वर्क होगा ये उस सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, जिससे कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अगर हम इसमें वर्क ऐड कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्क उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। अगर उससे वर्क हम लोग निकाल रहे हैं तो उस केस में जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो इस चीज को और डिटेल में समझा जा सकेगा, हम उसको मैथमेटिकली भी एग्जामिन कर पाएंगे। ओके, सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर में चेंज, ये हमको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन हो सकता है यहां पर, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर भी शायद कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो यहां पर समझ आ गया हमको कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन वर्क ट्रांसफर हो सकता है, दैट्स व्हाई एनर्जीज को मिल सकती है एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये हमने देखा फर्स्ट तरीका जिसके थ्रू कोई भी सिस्टम को मैं एडियाबैटिक बोल सकता हूं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, दिस इज बॉडी नंबर ए, बॉडी बी एंड दिस इज अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अगर ये जो बॉडीज है या फिर ये सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है, इन दैट केस यहां पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो मैं सिस्टम है या जो बॉडी है उसको मैं एज एन एडियाबैटिक बॉडी कंसीडर कर सकता हूं। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि कोई सिस्टम को मैं एडियाबैटिक सिस्टम या उस प्रोसेस को मैं एडियाबैटिक प्रोसेस ले सकता हूं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में दो तरीके हैं, आइदर सिस्टम इंसुलेटेड हो, ठीक है, कोई भी जो हीट है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस ना कर रही हो, या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग और दी टू बॉडीज जो कि प्रोसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। अंडर सच केसेस भी मैं उसको एज एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकता हूं। सो अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ हीट, यानी कि हमको हीट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम आज हीट के बारे में जानते या समझते हैं, वो किस तरह से डेवलप हुई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से अगर चलें तो ये बोलता है कि हीट जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो रैंडम मोशन हो रहा है जिसके कारण उस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हीट किसी बॉडी में होता है, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि जब किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इनमें आपस में कोलिजन होता है या किसी सरफेस से ये टकराते हैं तो उस केस में बेसिकली एक तरह का एनर्जी कन्वर्जन होता है, और इस एनर्जी कन्वर्जन से जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर हमको हीट के फॉर्म में मिलती है। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ हीट फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद आती है कैलोरिक थ्योरी। इसके बाद आती है कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी में क्या बोला गया? कैलोरिक थ्योरी में बोला गया कि ये जो चीज हो रही है, जो जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हीट के फॉर्म से बताया गया, तो हीट ना बोल करके यहां इसने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कैलोरिक। और कैलोरिक जो है वो एक तरीके का मासलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जिसे किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में विड्रॉ किया जा सकता है, डाला जा सकता है, ठीक है। और जब कैलोरिक किसी बॉडी में ऐड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैलोरिक किसी बॉडी से अगर विड्रॉ किया जाता है तो उस केस में उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। ये कहा गया एज पर दी कैलोरिक थ्योरी। तो यहां पर जो हीट का टर्म दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने, उसके जगह एक नया टर्म यूज किया गया, दैट इज कैलोरिक। और जैसे मैंने बताया, कैलोरिक को माना गया कि कैलोरिक एक तरीके का फ्लूइड है जिसका ना तो कोई मास है, जिसका ना तो कोई वॉल्यूम है, और जिसका ना तो कोई टेस्ट है, ना तो कोई उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो
इसका क्या फायदा हुआ, इस थ्योरी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो देखते हैं। देखिए जैसे कि किसी फ्लूइड की बात करूं, मैं लेटेस्ट से वाटर की बात कर रहा हूं, मैं एक ग्लास लेता हूं यहां पर, ठीक है, एक ग्लास लेता हूं, तो इस ग्लास का कोई एक प्रिसाइज वॉल्यूम है, ठीक है, एक सर्टेन वॉल्यूम है इस ग्लास का, तो इस पे पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं ऐड कर सकता हूं, जिसके बाद ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। उसके बाद ये और क्वांटिटी में वाटर अब ये कंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को लेके मैं चलता हूं दो डिफरेंट फेजेस के लिए। वन फेज इज योर लिक्विड एंड सेकेंड फेज इज गैस। ओके, सॉलिड की भी बात कर सकता हूं मैं यहां से, ठीक। तो किसी भी एक फेज को लेकर चाहता हूं, लेट अस से लिक्विड। तो अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, लेट अस से वाटर, ठीक है, वाटर अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कैलोरी ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो एक सर्टेन स्टेट में, इस पर्टिकुलर स्टेट में कुछ देर तक के रह सकता है। जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद इसका फेज चेंज होने लग जाएगा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कैलोरी ही अब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और जब वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैलोरी अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक, इस केस में कहते हैं कि अब वो सब्सटेंस सैचुरेट हो चुका है। तो अगर कोई लिक्विड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैलोरी अब्सॉर्ब कर चुका होगा, ठीक है, उस केस में इसको मैं कहूंगा सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी गैसियस स्टेट, जैसे मैं वेपर की बात करूं, तो वेपर से मैं अगर मैं हीट विड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि कैलोरिक विड्रॉ करूं, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ये कैलोरिक हमको दे सकता है, उससे निकाला जा सकता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद ये जो वेपर स्टेट है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा लिक्विड स्टेट में, यानी कि अब अगर मैंने उससे और कोई हीट निकाली और कोई कैलोरिक निकाली, तो उस केस में उसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट मिला हमको सैचुरेटेड वेपर का। जो कैलोरिक थ्योरी है, कैलोरिक थ्योरी का आज के डेट में कोई यूज नहीं किया जाता, इसे कंप्लीटली डिसमेंटल किया जा चुका है, लेकिन इस थ्योरी ने कॉन्सेप्ट दिया सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर का, जो हम आज पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। हम जब पावर प्लांट के सब्जेक्ट में हम जाते हैं तो ये टर्म्स हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है? सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसने इन लिक्विड स्टेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर चुकी हो, ठीक है। अगर उससे ज्यादा अब मैं उसमें हीट ऐड करूंगा तो डेफिनेटली वहां फेज ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। सिमिलरली सैचुरेटेड वेपर क्या होता है? सैचुरेटेड वेपर यानी कि यहां पर अगर मैं किसी भी वेपर में, आज जो हम थ्योरी जानते हैं, आज जो हम डेफिनेशन जानते हैं सैचुरेटेड वेपर की, वो ये है कि वो वेपर जिसने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, या फिर अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेपर से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ हीट निकालूंगा तो अब वो वापस किस में चली जाएगी? लिक्विड स्टेट में जाने लग जाएगी। यानी कि आज अगर मैं बात करता हूं लेटस से ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है ये है सैचुरेटेड लिक्विड, तो इसमें अगर मैं हीट ऐड कर दूं अब, यानी कि अब ये सैचुरेशन में ऑलरेडी आ चुका है, इसमें अगर हीट ऐड किया जाएगा तो तुरंत मुझे देखने को मिलेगा कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब फॉर्मेशन होने लग जाएगा वेपर का। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस सैचुरेटेड वेपर है तो इसमें अगर मैं हीट ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो इस केस में ये सुपर हीट फॉर्म में चले जाएगा, सुपर हीटेड वेपर मुझे मिलेगा। अगर मैं इससे हीट विड्रॉ करूंगा इस पर्टिकुलर स्टेट पे, सैचुरेटेड स्टेट पे, तो अब यहां पर मुझे लिक्विड फॉर्मेशन दिखने को लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड का, ये हमको दिया था कैलोरिक थ्योरी ने, ठीक है। हमने देखा कि हीट के बारे में हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड द कैलोरिक थ्योरी वो क्या क्या बताती है। हमने सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर का जो कंसेप्ट था वो हमने देख लिया, ठीक है। और हमको ये समझ आ गया कि जो हीट है वो एक ट्रांसफर फिनोमिना है। इसका पता तब लगता है जब हीट जो है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करता है, ठीक है, आइदर हीट रिमूव हो रही हो या हीट ऐड हो रही हो। हमने उसके साइन कन्वेंशंस देखे, फिर हमने देखा कि जो हीट है वो एक ऐसी एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो किस किस तरह से हीट ट्रांसफर हो सकता है वो हम देखेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये हम देखेंगे। तीन तरह से जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। फर्स्ट इज द कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन, एंड थर्ड है
रेडिएशन। ओके, सो कब हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, कब कन्वेक्शन के थ्रू होता है एंड कब रेडिएशन के थ्रू होता है, इस चीज को हम समझते हैं। सो व्हाट इज कंडक्शन? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंडक्शन से। सो कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। जहां पर डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है ऐसे केस में कंडक्शन होता है। ठीक है, सो कंडक्शन के बारे में जितने मेजर पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। सो फर्स्ट थिंग क्या होगी इसमें, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच रिक्वायर्स डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, तब वहां पर कंडक्शन होता है। कंडक्शन जो है वो कभी भी सेम मीडियम में होता है, इट ऑलवेज हैपन्स इन सेम मीडियम, हैपन्स इन सेम मीडियम, सेम मीडियम, यानी कि सॉलिड टू सॉलिड होगा, सॉलिड टू सॉलिड होगा ये, ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड होगा, गैस टू गैस होगा। ठीक है, जैसे गैस है हमारे आसपास सारा एटमॉस्फेरिक एयर है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू कंडक्शन। ठीक है, अगर किसी दो रॉड्स को मैं कांटेक्ट में ले आऊं, कोई दो सॉलिड बॉडीज को कांटेक्ट में ले आऊं, उस केस में जो हीट ट्रांसफर मुझे मिलेगा दैट विल बी बाय कंडक्शन, कंडक्शन के कारण होगा। दो लिक्विड्स को मैं आपस में जब मिक्स करता हूं तो उस केस में हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू कंडक्शन। तो कंडक्शन के बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होता है, बट यहां पर करेक्शन ये है कि जो कंडक्शन है वो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि सेम मीडियम में होता है। ठीक है, अब कंडक्शन के अलग अलग मैकेनिज्म हैं। हम जानते हैं जब किसी भी सिस्टम को मैं हीट देता हूं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी राइज हो जाती है। ठीक है, उनकी एनर्जी राइज हो जाती है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब एनर्जी बढ़ गई है, यानी कि वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए हैं, तो उस केस में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सपोज यहां पर कोई सिस्टम है, ठीक, इसके पॉइंट ए पे मैंने हीट दिया तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये जा करके पॉइंट बी पे मौजूद जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलिजन करेगा और जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होगी बाय वर्च्यू ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, सो ऐसे केस में जो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर होगी और एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम जानते हैं इस काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर के कारण ही हीट का जनरेशन होता है। तो इस तरह से अगर किसी सिस्टम के एक पॉइंट पे अगर मैं हीट दूं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर ये मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर लोकेशन में, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ये ट्रैवल करने लगते हैं, रैंडम मोशन देने लगते हैं और सभी जगह जाकर के कोलाइजन करते हैं। इस कोलिजन के कारण जो सिस्टम है उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो हीट है वो ट्रैवल करती है। सो दिस इज बाय कोलिजन। कोलिजन, तो कोलिजन कब पॉसिबल है? जब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल जब फ्री टू मूव हो तब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है लिक्विड्स, लिक्विड एंड गैसेस के केस में, यानी कि मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करूं मैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करूं तो मॉलिक्यूलर कोलिजन पॉसिबल है सिर्फ लिक्विड और गैसेस में। लेकिन अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब किसी सॉलिड को मैं हीट करता हूं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, यहां पर अगर मैं हीट्स को हीट करूं तो ये पोर्शन जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट सोर्स के वो सबसे पहले गर्म होगा। अब ये जब गर्म होगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करूं तो पहले तो मैंने देखा कि क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये क्लोजली पैक्ड है बाय अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, तो दे कैन नॉट मूव फ्रीली। नाउ व्हाट विल हैपन, हीट जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये जिस लैटिस में मौजूद है, जिस भी ग्रेन में ये मौजूद है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते लेकिन इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे इसमें हीट दे रहा हूं विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे रैंडम डायरेक्शंस में। अब ये जब ये क्योंकि आपस में क्लोजली पैक्ड है, दैट्स वाई ये जो वाइब्रेशन है वो थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हीट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस है उन डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी, हीट का ट्रांसफर होने लग जाएगा बाय लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, लैटिस वाइब्रेशन बोलते हैं इसको, इस मैकेनिज्म को। और ये जो
लैटिस वाइब्रेशन का जो फिनोमिना है ये जनरली हम लोग सॉलिड्स में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कंडक्शन, ठीक। कंडक्शन इस तरीके से होता है गैसेस में और सॉलिड्स में, ठीक है। इस तरह से आपको कंडक्शन देखने को मिलता है। यहां पर हमको हमेशा याद रखना है कि जो कंडक्शन है वो सेम मीडियम में होता है और कंडक्शन के लिए डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन जो है वो कंडक्शन से काफी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को लगता है यहां पर कि जो कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन आपका सिर्फ सॉलिड्स में होता है और लिक्विड्स में कन्वेक्शन होता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कन्वेक्शन के बारे में। सो व्हाट इज कन्वेक्शन, इसको समझते हैं। कन्वेक्शन जो है वो इंटरफेस पे होता है कभी भी। कन्वेक्शन इज अ बाउंड्री फिनोमिना, जहां पर बाउंड्री मिलेगी आपको, जहां पर आपको इंटरफेस मिलेगा। लेट अस से ये कोई सॉलिड वॉल है, सॉलिड वॉल है, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर विड्थ होगी, कोई फाइनाइट विड्थ का ये सॉलिड वॉल है। अब इसके ऊपर कोई लिक्विड रखा हुआ, ठीक है, तो जहां पर मुझे इंटरफेस मिल रहा है, यानी कि ये जोन जहां पर मुझे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस में देख सकता हूं, जहां पर लिक्विड यानी कि जो भी फ्लूइड होगा, वाटर होगा, वो इस सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आ रहा है। इस इंटरफेस पे जो हीट ट्रांसफर मुझे मिलेगा दैट इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। सो जो कन्वेक्शन है दैट ऑकर्स एट द इंटरफेस, चाहे वो लिक्विड गैस का इंटरफेस हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो। तो कन्वेक्शन इज अ हीट ट्रांसफर विच ऑकर्स एट द इंटरफेस, ओके। इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which takes place at the interface यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, या फिर अगर यहां पर गैस है ऊपर, तो यहां पर क्या बन रहा होगा, यहां बन रहा है आपके पास लिक्विड गैस इंटरफेस। सो जो भी इंटरफेस जहां पर भी आपको मिलेगा वहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा दैट विल बी कन्वेक्शन, ओके। तो यहां पर मैं एक पॉइंट बोल सकता हूं कि जो कन्वेक्शन है वो डिफरेंट मीडियम्स में होता है। कंडक्शन जैसे कि सेम मीडियम में होता है, वैसे ही कन्वेक्शन जो है वो डिफरेंट मीडियम में हो रहा है। देखिए सॉलिड से जो हीट है वो लिक्विड में जब ट्रांसफर हो रही है, तो जो इंटरफेस है वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं यहां पर एक जनरल पॉइंट ऐड कर सकता हूं दैट इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मीडियम। जब डिफरेंट मीडियम्स मिलेंगे आपको तब ये होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कन्वेक्शन। नाउ देखते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। सो अब देखते हैं रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर फोटॉन्स के कारण होता है। तो ये जो हीट ट्रांसफर का मोड है, इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कन्वेक्शन और कंडक्शन में मीडियम चाहिए था, तो वैसे रेडिएशन में कोई भी हमको मीडियम नहीं चाहिए होता है। सो ठीक है, सो दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच रिक्वायर्स नो मीडियम। बिना किसी मीडियम के आपको यहां पर रेडिएशन हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रेडिएशन क्या होता है भाई, जनरली यहां पर एक मिसकंसेप्शन है कि जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है उस केस में वहां पर रेडिएशन हीट ट्रांसफर आता है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी बॉडी, यहां पर कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 से ऊपर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो बॉडी डेफिनेटली रेडिएशन एमिट करेगी, ठीक है। सो any body whose temperature is above absolute zero temperature emits thermal radiation, ठीक है। हालांकि ये जो टॉपिक है रेडिएशन का, इसको जनरली हम हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर आपको इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। सो यहां पर हमको रेडिएशन के बारे में एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा टेम्परेचर पे है तो उस केस में वो थर्मल रेडिएशन करेगी। अब थर्मल रेडिएशन जब वो एमिट कर रही है तब क्या होगा। सपोज यहां पर मैं दो बॉडीज लेता हूं, लेट अस से बॉडी ए एंड बॉडी बी, ओके। यहां पर देख सकता हूं बॉडी ए और बॉडी बी में कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट
नहीं है, और यहां पर कोई मीडियम भी अभी नहीं है, ठीक है, कोई मीडियम भी अभी नहीं है। तो मैं जानता हूं व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर, is a mode of heat transfer by virtue of electromagnetic waves and photons. What is electromagnetic wave? Electromagnetic waves उन waves को कहते हैं जो ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अपने पाथ से डेविएट होते हैं। ऐसे जो भी अपने वेव्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ तो अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो यहां पर माना जाता है कि वो डेफिनेटली उससे कोई ना कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होंगी, ठीक है। जैसे कि जब हम आग जलाते हैं तो आग से अगर हम कुछ दूरी पर भी बैठे हैं तब भी हमको उसकी गर्मी महसूस हो रही होती है। क्यों महसूस हो रही होती है? क्योंकि जब आग जलती है तो उसके टेम्परेचर के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन एमिट करता है, थर्मल रेडिएशन वो एमिट करता है, ठीक है। और जब वो रेडिएशन हमारे बॉडी के सरफेस पे जब वो पड़ता है तो उस केस में हमको हीट का जो है सेंसेशन होता है कि जो हमको गर्मी है वो महसूस होती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा कि जो मीडियम था उसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ा, बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द थर्मल रेडिएशन मुझे जो दूर में लगी हुई आग थी उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, ठीक है। सो अब वापस आते हैं, जैसे कि मैंने दो बॉडी ली, यहां पर कोई भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक। बॉडी ए का जो टेम्परेचर है दैट इज TA केल्विन, बॉडी बी का जो टेम्परेचर है दैट इज TB केल्विन्स, ओके। नाउ TA is greater than TB, TA is greater than TB। अब क्या होगा? हीट कहां फ्लो होगी और कैसे फ्लो होगी? जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो यहां पर देखने को मिल रहा है एनी बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज्यादा है वो डेफिनेटली थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा। यानी कि ये जो बॉडी ए है ये अपने सरफेस से सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में जहां जहां पॉसिबल होगा उस डायरेक्शन में ये थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा QA, ठीक। सिमिलरली क्योंकि बॉडी बी का भी एक टेम्परेचर है TB जो कि एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा है, तो ये भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये भी हीट एमिट करेगी QB। तो यहां पर अब मुझे देखने को मिल रहा है कि जो रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो A से B के बीच में भी होगा, क्योंकि A का जो रेडिएशन है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका रेडिएशन का कुछ हिस्सा डेफिनेटली B में भी जाएगा। सो दैट विल बी QAB। A से हीट का कुछ हिस्सा B में भी जा रहा होगा। सिमिलरली B से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, थर्मल रेडिएशन जो निकल रहे हैं, उसका भी कुछ हिस्सा A में डेफिनेटली जा रहा होगा, QBA। तो यहां पर मुझे देखने को मिला जब मैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो यहां ये जो फंडामेंटल है दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ये वैलिडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखने को मिला कि जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो वो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर करेगी बाय रेडिएशन, ठीक है, बाय रेडिएशन। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं अभी तक जो बोलते आता हूं दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो इसमें मैं छोटा सा करेक्शन ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर होगा, देखिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बताता है कि कितना हीट फ्लो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बताता है कितना हीट आपका फ्लो होगा, और मैंने बताया है टेम्परेचर इज द ड्राइविंग पोटेंशियल ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्योंकि टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, दैट, तो इसका मतलब QAB जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन QBA, ठीक है। अब मैं देख सकता हूं बॉडी से टोटल हीट कितनी निकली, टोटल हीट निकली यहां से Q, ठीक है, टोटल हीट इससे Q निकल रही है, Q का कुछ हिस्सा जो है वो B में भी जा रहा है, तो नेट इसमें कितना हीट आया गया, तो मैं देख सकता हूं इसमें Q नेट होगा QAB माइनस QBA, ठीक है। A और B के बीच कितना नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मैं देखना चाहूं अगर, तो मैं देख सकता हूं हीट ट्रांसफर बिटवीन A टू B दैट विल बी QAB माइनस QBA। तो यहां मैंने जैसे कि बताया QAB इज ग्रेटर देन QBA, तो मुझे इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी दैट इज डेल QAB, ये मुझे मिलेगी। तो अब मैं देख सकता हूं कि नेट हीट जो है वो हमेशा हाई हीट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। तो यहां पर जब मैं थर्मल रेडिएशन को जब नेग्लेक्ट कर देता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तब मैं यहां बोल सकता हूं कि हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं थर्मल रेडिएशन को कंसीडर करता हूं उस केस में देखता हूं कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी हीट फ्लो होता है बाय वर्च्यू ऑफ थर्मल रेडिएशन।
इस केस में मैं बोलता हूं, इस केस में मैं कैलकुलेट करता हूं कि नेट हीट किस तरफ जा रही है। अगर ए से निकलने वाली हीट QAB ज्यादा है बी से ए की तरफ आने वाली हीट में, तो जो नेट डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ले सकता हूं मैं हीट का, दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए से बी में आने वाली हीट QAB बड़ी है बी से ए में जाने वाली हीट से। तो डेफिनेटली ए में जो हीट ट्रांसफर हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, ए से बाहर की तरफ हुआ, यानी कि बेसिकली ए ने हीट रिजेक्ट करी और बी ने हीट रिसीव करी। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा कि नेट हीट ट्रांसफर जो होगा Q नेट, दैट हैपन्स फ्रॉम, Q नेट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, जब मैं थर्मल रेडिएशन को कंसीडर कर रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो अब हम देखते हैं हीट एज अ पाथ फंक्शन। हमने प्रीवियसली जो वर्क है उसको भी देखा था कि वर्क भी पाथ फंक्शन होता है, यानी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच अगर मैं वर्क ट्रांसफर देखना चाहता हूं तो वर्क ट्रांसफर कितना होगा ये सिर्फ मैं तब बता सकता हूं जब मुझे पर्टिकुलर प्रोसेस पता हो कि मैं किस पर्टिकुलर प्रोसेस से स्टेट 1 से स्टेट नंबर 2 तक जा रहा हूं। जैसे जैसे अब मैं प्रोसेस चेंज करूंगा जो पाथ है वो भी चेंज होगा और पाथ की करस्पॉन्डिंगली वर्क भी मुझे डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, सो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये मैंने देखा था। सिमिलरली जो हीट भी है वो भी पाथ फंक्शन है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अलग अलग प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, सभी के लिए मुझे जो हीट ट्रांसफर होगा वो हमेशा डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, सो यहां पर मेरे को समझ आता है कि जो हीट है दैट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। सो जैसा कि मैंने देखा था कि जो वर्क ट्रांसफर होता है फॉर अ प्रोसेस, ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम, that was equal to the area under PV diagram where the area is projected on the volume axis। ठीक है, ये मैंने देखा था कि किसी क्लोज सिस्टम के लिए अगर मैं PV डायग्राम प्लॉट करूं और प्रोसेस 1 से प्रोसेस जो स्टेट नंबर 1 से स्टेट 2 से जो प्रोसेस हो रहा हो, तो अगर मैं इस प्रोसेस ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको अगर मैं V एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट करूं तो मुझे किसी क्लोज सिस्टम के लिए वर्क मिल जाता है, क्लोज सिस्टम। सो फॉर अ क्लोज सिस्टम the work done in process is equal to the area under PV diagram where the area is projected over the volume axis। ठीक है, सिमिलरली किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में होने वाले हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने के लिए जो कर्व प्लॉट किया जाता है वो प्लॉट किया जाता है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी कर्व के बीच। एंट्रोपी हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, एंट्रोपी हम जानते हैं क्या होता है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, जिसमें मैंने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको एंट्रोपी के बारे में जो फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो हम जानते हैं टेम्परेचर का थर्मोडायनेमिक यूनिट होता है केल्विन। थर्मोडायनेमिक स्केल पे हम लोग टेम्परेचर को केल्विन से मेजर करते हैं और एंट्रोपी होता है आपका किलोजूल पर केल्विन, किलोजूल पर केल्विन। ठीक है, और इस एक्सिस से हम चाहे तो एंट्रोपी के जगह कई बार स्पेसिफिक एंट्रोपी यानी कि स्मॉल एस, एंट्रोपी को कैपिटल एस रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी को हम लोग जो है स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, एंट्रोपी जो है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द मास, बट द स्पेसिफिक एंट्रोपी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप लोग पर यूनिट मास के लिए कैलकुलेट करते हो तो उस केस में वो बन जाती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड एवरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यहां पर अगर टीएस डायग्राम में मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 2 को रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 किसी पाथ 1 से जा रहा हूं, मैं लेटर से पाथ ए को फॉलो करते हुए मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा हूं। सो एरिया अंडर टीएस डायग्राम विल बी इक्वल टू द हीट ट्रांसफर, है ना। दिस दो एरिया अंडर टीएस डायग्राम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर।
ओके, सो इस कंसेप्ट से अगर मैं पाथ चेंज कर दूं, अगर मैं पाथ ए के बजाय लेटस से किसी डिफरेंट पाथ से आ जाऊं, लेटस से मैं पाथ बी से आ जाता हूं, ठीक है, तो यहां पर देख रहा हूं जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेटस से दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ओके, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो एरिया 1 2 3 4 1 for path A is less than area 1 2 3 4 1 for path B. पाथ बी में जो एरिया मुझे मिल रहा है वो डेफिनेटली ज्यादा है, तो यहां पर देखने को मिलेगा अगर मैं पाथ बी को फॉलो करते हुए जाऊं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे, तो उस प्रोसेस में मुझे हीट ट्रांसफर ज्यादा मिलेगा, और अगर मैं पाथ ए को फॉलो करते हुए जाऊं स्टेट 1 से स्टेट 2 तो मुझे हीट ट्रांसफर उस प्रोसेस में कम मिलेगा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो हीट है वो भी क्या है, वो भी एक पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितने भी पाथ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एवरी पाथ फंक्शन, यहां पर मैं बेसिकली हीट और वर्क की बात करूंगा, ठीक है। सो दैट इज Q हीट ट्रांसफर एंड W दैट इज वर्क ट्रांसफर। ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, तो ये दोनों होंगे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो जितने भी पाथ फंक्शंस होते हैं वो सारे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, लेट अस से मैं यहां पर पी डायग्राम ले रहा हूं, यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इस एलिमेंट पे जो प्रेशर है दैट इज P, और यहां पर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज dV। सिमिलरली यहां पर TS डायग्राम में मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इस एलिमेंट पे जो टेम्परेचर है दैट इज T, और यहाँ स्मॉल चेंज है आपका दैट इज DS, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी दैट इज DS। तो वर्क को मैं क्या लिखूंगा, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में जो वर्क हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो इस एलिमेंट को मैं स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 के बीच इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे एलिमेंट में वर्क मिल रहा है तो दैट विल बी dW, और मुझे अगर टोटल वर्क चाहिए प्रोसेस में, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो जब भी मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये इसका इंटीग्रेशन ऐसा कभी नहीं होगा, लेट अस से द इंटीग्रेशन इज W, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज W, और यहां पर मैं लिमिट पुट करूंगा दैट इज W1 माइनस W2, ऐसा कभी नहीं किया जाता, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dW में कभी भी ये W2 माइनस W1 नहीं लिख सकता, W2 माइनस W1 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जो वर्क है दैट इज अ पाथ फंक्शन। अगर ये पॉइंट फंक्शन होता तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क की वैल्यू होती, जैसे कि टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ठीक है, इसकी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर, प्रेशर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट पे सिस्टम में इतना वर्क है ऐसा नहीं कहा जाता, कभी भी ऐसा डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। वर्क का कब पता चलेगा, जैसे मैंने बताया वर्क ट्रांसफर फिनोमेना है, जब ट्रांसफर होगा यानी कि सिस्टम जो है उससे वर्क बाहर निकलेगा या सिस्टम में वर्क आएगा, तो सिस्टम डेफिनेटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जाएगा, तब पता चलेगा कि वर्क की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, ठीक। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उनकी पर्टिकुलर पॉइंट में पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि वर्क जो है दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड सिमिलरली हीट इज आल्सो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं होगी। इनकी वैल्यू सिर्फ तब पता चलेगी जब मैं किसी पर्टिकुलर चेंज ऑफ स्टेट के लिए, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 के लिए टोटल मैं जो पाथ है उसको इंटीग्रेट करूं, तब मुझे पता चलेगा कि कितना वर्क ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है तो इसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि W2 कोई एक वैल्यू होगी, स्टेट 2 पे कोई वर्क होगा और स्टेट नंबर 1 पे कोई वर्क की वैल्यू होगी, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ये वर्क पॉइंट फंक्शन होता, तो इस केस में यहां पर मुझे मिलता W2 माइनस W1, लेकिन क्योंकि पॉइंट फंक्शन नहीं है तो ऐसा नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं हीट के लिए दैट इज dQ, तो उसका भी इंटीग्रेशन Q लिमिट फ्रॉम Q1 टू Q2 दैट इज Q2 माइनस Q1, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम,
तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे इसमें इतना हीट है, इतना हीट ट्रांसफर है, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, ये कहना बिल्कुल सही है, यस, कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर कोई बॉडी है तो उसमें पर्टिकुलर हीट डेफिनेटली होगी, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज नॉट हीट ट्रांसफर। हम लोग यहां पर हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर की जब मैं बात करता हूं, वर्क ट्रांसफर की बात करता हूं, तो जैसे मैंने कहा है, हीट मस्ट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, या तो हीट ऐड हो या तो हीट रिमूव हो। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर उसका कोई हीट कंटेंट भी है, सो देयर कुड बी नो हीट ट्रांसफर जब तक वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो ना करे, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट ना किया जाए, तब तक के कोई भी हीट ट्रांसफर वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हीट ट्रांसफर मुझे देखना है, सो देयर शुड बी चेंज ऑफ स्टेट, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा। सो दैट्स व्हाई Q2 यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट 2 पे एंड किसी पर्टिकुलर स्टेट 1 पे हीट ट्रांसफर की वैल्यू इतनी है, और दोनों का डिफरेंस आपको टोटल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर बताए, ऐसा कहना गलत है। दिस इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसलिए क्योंकि W का इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं किया जा सकता, Q का इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई dW एंड dQ, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है वर्क का, dW एंड dQ, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, और इन डिफरेंशियल्स को नॉर्मल डिफरेंशियल से अलग तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसे ऐसा लिखता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से D को कट कर दिया जाता है और लिखा जाता है dW और dQ। सो दिस रिप्रेजेंट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, बट जब हम लोग नॉर्मली लिखते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब हम लोग पेपर्स में लिखते हैं, तो इतना एक्यूरेटली हर बार ध्यान रखना कि dW को ऐसा लिखा जाना चाहिए या dQ को ऐसा लिखा जाना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम कई बार इसको dW या dQ भी लिख देते हैं। सो यहां पर कोई मेजर मिस्टेक आपसे नहीं हुई है, ये अभी भी करेक्ट है, क्योंकि वर्क ऑलरेडी डिफाइंड है कि दैट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। बस हम जब कोई इक्वेशन लिखते हैं तो किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल का अगर टर्म आ रहा होगा, दैट इज अगर dV आ रहा है, तो dV क्योंकि जो कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंशियल है। तो जब किसी इक्वेशन में कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ रहा होगा वर्क के साथ में या हीट के साथ में, तो वर्क को और हीट को उस प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से अलग दिखाने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अगर वहां हम सिंबल यूज करना भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर जो है, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो हमको हमेशा याद रखना है, वर्क एंड हीट ट्रांसफर आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। सो हमने देखा हीट ट्रांसफर एज अ पाथ फंक्शन, हमने देखा वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर जो होते हैं, दे आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसका नोटेशंस भी हमने देखा। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में हम लोग जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की, उसको पर यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट मास के लिए कैलकुलेट करते हैं, यूनिट मास के लिए लेते हैं। तो वैसे ही स्पेसिफिक हीट में, ठीक है, मैं बात करूंगा 1 यूनिट मास की, या ठीक है, यानी कि 1 kg ऑफ मास की बात करूंगा, मैं यूनिट मास की बात करूंगा। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर में यूनिट चेंज लाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज लाने के लिए जितना हीट मुझे उसको देना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो लिख सकता हूं, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to cause a unit change in temperature for a unit quantity of matter। ठीक है, यूनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर में यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग 2 तरह की स्पेसिफिक हीट्स पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट्स, हम 2 तरह की स्पेसिफिक हीट्स देखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट
specific heat at constant pressure, एंड सेकेंड टाइप देखते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है, स्मॉल c से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट को। और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को तो लिखते हैं Cp होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका यूनिट इसका होता है जूल पर केजी केल्विन, दैट इज द जूल्स रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिट केल्विन ऑफ 1 kg ऑफ मास। ठीक है, 1 kg ऑफ मास का टेम्परेचर यूनिट केल्विन से चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी इन जूल्स, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ओके, और इसको लिख सकता हूं किलो जूल्स पर केजी केल्विन। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। नाउ यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो Cp की वैल्यू है, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज ट्रू फॉर अ गैस। ठीक है, गैस के लिए ये जो मैंने बोला दैट इज Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ये ट्रू होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर किसी इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की बात करूंगा, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, ठीक है, जनरली जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी रेंज तक के एज अ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस बिहेव करते हैं। व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस? यानी कि जिसमें मैं प्रेशर अगर अप्लाई करता हूं तो उनका जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आता है खास, तो ऐसे सब्सटेंसेस को मैं बोलता हूं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस के लिए जनरली Cp इक्वल टू होता है Cv, दोनों की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है, चाहे वो आप Cp लो चाहे वो Cv लो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यू डिफरेंट होती है, और मैंने बताया गैसेस के लिए Cp जो होता है वो बड़ा होता है Cv से। ठीक है, सो Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होता है ये चलिए देखते हैं। सो हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कॉज अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर यूनिट मास। ठीक है, किसी यूनिट मास में अगर मुझे यूनिट टेम्परेचर चेंज करना है, यानी 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज अगर मुझे करना है टेम्परेचर में, तो मुझे जितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा दैट इज द स्पेसिफिक हीट। तो अब यहां पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या मतलब होगा? मतलब अब जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर जो किया जाएगा, ठीक है, दैट विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अब मैं किसी 1 kg ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री चेंज करना चाह रहा हूं, तो उस केस में जो मैं हीट उसमें दूंगा या उससे विड्रॉ करूंगा, वो हीट ट्रांसफर किया जाएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो किसी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के थ्रू अगर मैं किसी सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि उसके यूनिट क्वांटिटी का जो टेम्परेचर है वो यूनिटी के में चेंज हो जाए, उसमें यूनिट चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में जो मुझे स्पेसिफिक हीट मिलेगी दैट विल बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नाउ मैं जानता हूं कि जब कोई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है तो क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तब कहा जाता है जब स्टेट 1 से मैं स्टेट 2 जा रहा हूं और सारे इंटरमीडिएट स्टेट का जो प्रेशर है वो सेम हो। सो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो हम पहले भी देखे हैं। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अज्यूम करता हूं। ठीक है, एक सिस्टम अरेंज करता हूं मैं यहां पर गैस भरी हुई है। ठीक है, 1 kg ऑफ गैस है, 1 kg ऑफ गैस। अब यहां पर मैं कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं हीट करूंगा, इसमें हीट ट्रांसफर में करूंगा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो प्रेशर है इसका, ठीक है, वो बढ़ने लग जाएगा। मैं जानता हूं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जो होता है दैट इज द फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे कि
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब सरफेस से टकराते हैं, ठीक है, तो इनका मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज होता है। जब मोमेंटम चेंज होता है तो वहां पर फोर्स आता है, दैट इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज होगा तो यहां पर आपको फोर्स मिलेगा। एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, अप डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ सरफेस गिव्स अस द प्रेशर, ठीक है। तो जब ये मैं हीट सप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। तो जब वो कोलाइड होंगे तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस सॉलिड सरफेस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस सिस्टम को एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखना है तो वो क्या करेगा, तो ये जो गैसेस हैं वो इस पिस्टन्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। तो सिस्टम अपने आप को कांस्टेंट प्रेशर में अगर एडजस्ट रखना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है, तो उस केस में इस पिस्टन को मूव होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो सिस्टम का प्रेशर है वो कांस्टेंट मेंटेन हो। तो इस केस में मुझे क्या मिला, मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले अगर पिस्टन यहां पर था पॉइंट नंबर 1 पे था तो अब वो चला गया पॉइंट नंबर 2 पे। क्यों गया, क्योंकि मैंने इसमें हीट ऐड कर दी, हीट ऐड करी तो सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा था, लेकिन जो सिस्टम है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सिस्टम अब एक कांस्टेंट प्रेशर में मेंटेन होकर के चल रहा है। तो मैंने देखा जब मैंने हीट किया यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर तो हीट का कुछ हिस्सा डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो हीट का कुछ पार्ट था सिस्टम क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहा है वर्क में, ठीक है। सो व्हेन मैं किसी भी प्रोसेस में, दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगर किसी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में किसी भी सब्सटेंस को हीट करता हूं तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से मुझे समझ आता है कि हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सपोज यहां पर मैं 100 किलो जूल्स ऑफ हीट दे रहा हूं, ओके, 100 किलो जूल्स ऑफ हीट मैं दे रहा हूं और उसमें से 20 किलो जूल्स जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो मुझे जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट मिल रही है, नेट हीट, वो मिल रही है 80 किलो जूल। अब मेरे पास 80 किलो जूल ही है बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि अगर मुझे जो टेम्परेचर है बॉडी का अगर उसमें चेंज लाना है तो मुझे चाहिए था 100 किलो जूल, लेकिन मेरे पास क्योंकि हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो चुका है, दैट्स वाई मेरे पास सिर्फ अब 80 किलो जूल्स अवेलेबल है। तो मुझे अब और हीट देनी पड़ेगी सब्सटेंस को ताकि उसका जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आए। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे किसी यूनिट मास में यूनिट डिग्री चेंज लाना चाह रहा हूं टेम्परेचर में, तो मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ी, ठीक है। तो अब मैं इसी केस को कंपेयर करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम की बात करता हूं, यानी एक कंटेनर ले लिया, एक रिजिड वॉल कंटेनर ले लिया मैंने, दिस आर रिजिड वॉल, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो अभी कांस्टेंट है। अब मैं इस पे जब हीट ऐड करूंगा तो देखने को मिल रहा है सिस्टम में जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है सिमिलर कंसेप्ट से उनका मोमेंटम इंक्रीज होगा। जब वो कोलाइड करेंगे तो इस पर्टिकुलर वॉल पे वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर यहां पर इंक्रीज होगा, ठीक है। सो प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज, बट यहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो मुझे वर्क ट्रांसफर मिलेगा दैट इज जीरो। हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। तो जितना भी मैंने हीट सप्लाई किया उसका कोई भी हिस्सा वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जितना मैं हीट दे रहा हूं वो पूरा का पूरा हीट यूटिलाइज हो रहा है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। दैट्स वाई जब ये सिस्टम आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में था तो CV की जो वैल्यू है वो मुझे कम लगी, यानी कि मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज अगर करना हो तो उस केस में मुझे कम हीट लगती है एज कंपेयर टू द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं CP हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CV, यानी कि किसी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर मुझे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट चेंज करना हो तो उस केस में मुझे ज्यादा हीट चाहिए होगी, लेकिन अगर किसी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मुझे
टेम्परेचर में यूनिट चेंज करना हो फॉर यूनिट मास, सो उस केस में मुझे कम हीट चाहिए होगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, अगर सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल है यानी कि लिक्विड है या सॉलिड है, उस केस में Cp और Cv की वैल्यू इक्वल ली जाती है। सो मैंने देखा किसी गैस के लिए मैं लिख सकता हूं Cp इज ग्रेटर देन Cv, और किसी भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल दैट इज सॉलिड्स और लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, उनके लिए मैं लिख सकता हूं Cp इक्वल टू Cv, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक। नाउ किसी गैस के लिए फॉर अ गैस और वी कैन से आइडियल गैस होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वेयर R इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है। मैंने बताया है कि R इक्वल टू होता है R नॉट डिवाइडेड बाई म्यू, वेयर R नॉट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड म्यू जो है दैट इज द मोलर मास या कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर वेट, ओके। सो ये जो इक्वेशन है दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन एंड दिस इज मास बेसिस यानी कि यहाँ जो Cp, Cv एंड R की जो वैल्यू है यानी कि यूनिट जो है, ये Cp, Cv एंड R, इसकी जो यूनिट्स होगी दैट विल बी जूल पर केजी केल्विन और किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। सो दैट इज मास बेसिस। अदरवाइज अगर मैं इसको मोल्स में लिखना चाहूं यानी कि मोलर बेसिस में लिखूं अगर मैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा Cp बार माइनस Cv बार इज इक्वल टू R नॉट, वेयर Cp, Cv एंड R इनकी जो यूनिट होगी दैट विल बी जूल पर मोल केल्विन और किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये होगा इनका यूनिट, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है Cp और Cv की जो वैल्यूज हैं, ठीक है। नाउ Cp एंड Cv का जो डिफरेंस है दैट वाज गिवन बाय मेयर इक्वेशन। नाउ Cp और Cv का जो रेशियो होता है Cp बाय Cv दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट रेशियो, और इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट रेशियो को हम गामा से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे ये दो चीजें दे दी यानी कि मुझे अगर स्पेसिफिक हीट रेशियो दिया हो, ठीक है, और अगर मुझे गैस कांस्टेंट R की वैल्यू अगर दे दी हो, तो इस इक्वेशंस का यूज करते हुए मैं, ठीक है, इन इक्वेशंस का यूज करते हुए Cp और Cv किसी भी गैस के लिए फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो मैंने मेयर्स इक्वेशन से देखा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R एंड ये है आपका Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां से मैं अगर Cv कॉमन निकाल दूं तो अगर Cv इंटू Cp बाई Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R, ओके। सो ये हो जाएगा Cv इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, तो यहां से आ जाएगा Cv इज इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। सो अगर R की वैल्यू मालूम है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। सिमिलरली क्योंकि अब Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा होता है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं Cp निकाल सकता हूँ। Cp हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर गैस के लिए Cp और Cv की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी भी गैस या फिर आइडियल गैस के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करके स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो आज हमने हीट के बारे में बहुत कुछ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट केसेस में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्मुलेस देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम साथ ही साथ जो वर्क ट्रांसफर का हमारा ये मॉड्यूल है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिसके साथ हमारा ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स आज के क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।